और विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर। आपके पाठ्यक्रम में शामिल उनकी कुछ कविताओं से पूर्व हम उनका परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जीवन काल 1908 से 1974 तक रहा, ये उनका तस्वीर है उनका व्यक्तित्व और कृतित्व को हम देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक व्यक्तित्व राष्ट्रीय आंदोलन की इतिहास यात्रा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास की श्रृंखला में दिनकर का समय नवीन आयामों के विकास का समय है। यह वह समय था जब स्वाधीनता आंदोलन का व्यापक संघर्ष अपने चरम पर था। उसी समय जो गांधी युग कहलाता है वो चल रहा था। भारतीय इतिहास का दौर स्वतंत्रता संग्राम या आज़ादी के दीवानों की संघर्षमयी और बलिदानमयी राष्ट्रीयता का दौर था। वंदे मातरम की गूंज से सारा वातावरण राष्ट्रभक्ति में डूब रहा था। साहित्य में छायावाद को लेकर असमंजस की मानसिकता पनपने लगी थी। जो 1918 से 1936 तक का दौर, जिसे छायावाद युग कहा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में, इस समसामयिक राजनीतिक और साहित्यिक चेतना के परिदृश्य में राष्ट्रीय और क्रांतिकारी भावनाएं दिनकर जी पर भी प्रभावी हुई और उन्होंने अपने समूचे अस्तित्व को राष्ट्रीय अनुभूतियों के अधीन कर दिया। अपने को समय पुत्र मान पुरुष का शंखनाद और क्रांति के अंगार लेकर वे साहित्य में उतरे और उन्होंने घोषणा की, जागृत युग में स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते। तो सपने जो है वो जागृत युग में फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं। क्रांति और अंगार का स्वर उनके काव्य में मौजूद रहा और वह एक स्वतंत्रता की धारा या देशभक्ति की धारा एक अलग से कुछ कवियों ने लिखा, उसमें रामधारी सिंह दिनकर महत्वपूर्ण होते हैं। पौरुष के प्रतीक दिनकर जी का जन्म जो है 30 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव बिहार राज्य में हुआ और उनका निधन 1974 में 25 अप्रैल को हुआ। विपरीत और विषम परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व में समाहित ओजस्विता, कर्मठता, स्पष्टवादिता, दृढ़ता और आत्मविश्वास जैसे गुणों के जरिए उन्होंने अपना रास्ता आप बनाया। उनमें साहित्यिक अभिरुचि बचपन से ही विद्यमान थी। विद्यार्थी जीवन में ही उनकी प्रारंभिक रचनाएं बेनीपुरी जी द्वारा संपादित युवक पत्र में अमिताभ नाम से प्रकाशित होने लगी थी। तो छोटी आयु में ही उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। रामवृक्ष बेनीपुरी, ये बेनीपुरी का पूरा नाम है। उन्होंने एक पत्र संपादित कर रहे थे वो युवक नाम से, और उनकी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी, वो भी उपनाम अमिताभ से। फिर तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से लेकर 7वें दशक तक उनकी संवेदना सामयिक चिंता से जुड़कर हमेशा झंझनाती रही। न वे छायावादी सौंदर्य दृष्टि में बंधे, न प्रगतिवादी मोर्चाबंदी में बंधे, न उन्होंने वेदी युगीन गांधीवादी आदर्शों को अपनाया, नहीं उन्हें मार्क्सवादी चौकटों ही रास आया। देखिए, वह कोई विचारधारा से नहीं बंधे। उन्होंने प्रगतिवादी चेतना के मूल में समन्वयवादी अवधारणा को ग्रहण किया। प्रगतिवादी चेतना युक्त समन्वयवादी अवधारणा। दरअसल युग की संवेदना के अनुरूप द्विवेदी युगीन स्पष्टता और अपनी निर्भीकता के साथ वे अपनी ही भावधारा में बहे। उन्होंने लेखन तो द्विवेदी युग में शुरू कर ही दिया था, बाद में उन्होंने अपना लेखन छायावाद युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी किया, लेकिन वह किसी विचारधारा या धारा से अधिक नहीं बंधे। दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा में प्राय उनके कवि रूप को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। हालांकि उन्होंने गद्य भी लिखा, लेकिन वो सशक्त एक अच्छे कवि थे। गद्य पद्य में उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ, हम कृतित्व उनका देखते हैं, उनकी कृतियाँ प्रकाशित जो रचनाएं प्रकाशित हो रखी हैं, जो बाजार में हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो काव्य कृतियाँ जो है
वह किन शीर्षकों से प्रकाशित है देखते हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम और दिनकर की शुक्तियाँ। ये उनकी काव्य कृति हैं, कविता की कृतियाँ हैं और इसमें खंड काव्य की तरह भी है, स्वच्छंद कविताएं भी है और कुरुक्षेत्र जैसा महाकाव्य भी शामिल है। उनका निबंध लेखन भी स्तरीय है। उन्होंने जो निबंध संग्रह प्रकाशित किए हैं उनके शीर्षक है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, वेणुवन, वट पीपल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, रेती के फूल, साहित्यमुखी, चेतना की शिखा, विवाह की मुसीबतें। आलोचनात्मक पुस्तकें, शुद्ध कविता की खोज, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, काव्य भूमिका, यात्रा संस्मरण और डायरी भी लिखी है। जब वो यात्रा करने के लिए जाते और वहाँ के यात्रा वृत्तांत वहाँ का जो देखते वो लिखते थे। वो देश विदेश मेरी यात्राएं, लोकदेव, नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलि और दिनकर की डायरी में संकलित हैं। विविध अलग प्रकाशित कुछ कृतियाँ, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के 4 अध्याय एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें भारतीय संस्कृति का उज्जवल पक्ष रखा गया है। हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी, भारतीय एकता और उजली आग। तो इनका बहुत विविधता से भरा गद्य और पद्य में एक विस्तृत साहित्य जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी देन है दिनकर जी। यह सही है कि दिनकर ने गद्य में वैद्यपूर्ण और उत्कृष्ट रचनाएं दी और यह भी सही है कि उनमें एक सफल निबंधकार, समीक्षक, संस्कृति व्याख्याता की अपार क्षमताएं मौजूद थी। लेकिन स्वयं उन्होंने अपने कवि रूप को अपना धर्म माना। जीवन की हर स्थिति में उनका कवि रूप ही जीवंत और प्रखर बना रहा। राष्ट्रीयता उनकी कविता का मूल स्वर है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति उनकी कविता का मूल स्वर है, मूल प्रतिपाद्य है। वे मूलतः विद्रोही राष्ट्रीयता के कवि हैं। उनकी कविता की क्षणिक उत्तेजना या आवेग की कविता नहीं है, वह तो स्वदेश की मिट्टी को दहकाने की कविता है, गंगा के पानी को खौलाने की कविता है। मैथिली गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीयता उग्र स्वर धारण कर जागृत पुरुष का निनाद बन उनके काव्य में मुड़ी। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस समय हमें कौन सी कविता की आवश्यकता थी, वो इन सभी कवियों ने विशेषकर रामधारी सिंह दिनकर ने उस पहचाना, युग की रग को पहचाना और उस हिसाब से कविताएं लिखी। पौरुष और क्रांति का तेवर, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति से होते हुए परशुराम की प्रतीक्षा में नए रूप में सामने आता है, जहाँ हिंसा का मुक्त कंठ से आह्वान किया गया है। वह गांधी जी से विचारों से प्रभावित तो थे ये, पर केवल अहिंसा से ही नहीं, उन्होंने हिंसा का भी कभी कभी समर्थन किया है कि जब हम पर कोई अत्याचार करे। राष्ट्रीय धारा के इस प्रमुख कवि ने मैथिली गुप्त के सामने अपने को राष्ट्र कवि नहीं माना, क्योंकि उनका मानना था हमारे राष्ट्र कवि तो अभी मौजूद हैं, मैं तो महज डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। राष्ट्रीयता के साथ साथ दिनकर जी अपने काव्य में जीवन मूल्यों की पुनर्व्याख्या भी करते चलते हैं। बहुत अच्छा कुरुक्षेत्र पढ़िए, बहुत तर्कयुक्त बातें की गई है वहाँ पर। परतंत्र भारत के वास्तविक वैतालिक कहे जाने वाले दिनकर का क्रांतिकारी तेवर उर्वशी में अचानक जबरदस्त मोड़ लेकर प्रेम की रागात्मकता में एक अनोखे कामाध्यात्म में परिवर्तित होता दिखाई पड़ता है। ये बात नहीं है कि उन्होंने केवल देशभक्ति की, वीर रस की, उत्साह से परिपूर्ण रचनाएं की, उन्होंने श्रृंगार की भी रचनाएं की हैं। संयोग और वियोग जो दो पक्ष होते हैं, उर्वशी में कामाध्यात्मक प्रेम और काम रागात्मकता की और तर्कयुक्त उर्वशी के बारे में उसमें लिखा है, एक खंड काव्य के समान। आलोचकों ने ऐसे आकस्मिक घटना माना। कवि ने सफाई दी, माचा पर बैठे बैठे टीन बजाते बजाते थक गया हूँ, अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिसमें आत्मा का रस अधिक हो।
भले ही दिनकर ने कवि रूप को ही अपना धर्म माना हो, लेकिन गद्य लेखक के रूप में संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक उनकी लेखकीय सामर्थ्य और ऊर्जा का अभूतपूर्व नमूना है। तो शुद्ध कविता की खोज उनकी आलोचकीय प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक में आलोचना और एक में भारतीय संस्कृति का पूर्ण आख्यान है, कह सकते हैं। उनकी गद्यात्मक कृतियों में भारतीय संस्कृति के प्रति असीम श्रद्धा और आस्था के साथ साथ उस पर गहन चिंतन, मनन और विश्लेषण भी मौजूद है, जिसमें वे भारतीय संस्कृति के व्याख्याकार बनकर उभरते हैं। उन्होंने भारतीय अस्मिता की खोज अतीत की पृष्ठभूमि में की है। गद्य में भारतीय संस्कृति पर वैचारिक मंथन है, तो पद्य में भारतीय संस्कृति के अनुरूप मूल्यों की प्रतिष्ठापना का आग्रह है। जीवन मूल्य, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, ये सब इनके काव्य में वर्तमान है। दिनकर के समूचे काव्य सिद्धांतों और रचनात्मक कृतियों को देखने के बाद एक भावना यह भी जागती है कि दिनकर कहीं न कहीं गहरे अंतर्विरोधा का शिकार है। उनमें असमंजस और द्वंद्व है, जटिलताओं की भी कमी नहीं है। इसलिए कभी वे राष्ट्रीय चेतना से सरोवर कविता के झंडा बरदार बनकर गर्व से भर जाते और कभी शुद्ध कविता की खोज में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी क्रांति का आह्वान करते हैं तो कभी शांति का समर्थन, कभी छायावाद को पुंसत्वहीन मानते हैं तो कभी उसे विचित्र जादूगर खिताब दे बैठते हैं। प्रारंभिक कविता शिल्प के प्रति बेपरवाह दिनकर अचानक और उसमें अद्भुत शिल्पी बनकर आते हैं। तो कभी कभी विरोधाभास उनके काव्य में दिखता है। अंतर्विरोधों के बावजूद व्यग्र कवि का राष्ट्र प्रेम, समन्वित हृदय स्पंदन, उनकी हुंकार हमेशा चर्चित रही। स्वातंत्र्य, संस्कृति और युग चेतना, विश्व मानवता जैसे फलकों पर गढ़ा गया उनका साहित्य मानवता के उज्जवल भविष्य का आकांक्षी होने के कारण हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। उनका साहित्य हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। मानवता, संस्कृति, युग चेतना, स्वतंत्रता, विश्व प्रेम के आधार पर हम उनके साहित्य का मूल्यांकन कर सकते हैं और देशभक्ति की भावना और राष्ट्रभक्ति की भावना उनके काव्य में सशक्तता के साथ अभिव्यक्त हुई है। तो इस प्रकार हमने रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उनका अध्ययन किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य के वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहें। और हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं कुछ सामग्री, पढ़ें, उसको देखें, लिखें, हल करें, समझें। आज इतना ही, धन्यवाद।